अगर फॉर्मूलाज आते हैं तो ये देख लो कि क्वेश्चंस इजीली किए जा सकते हैं, ठीक। इवन इफ ये सब कहने की बात है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही हार्ड होते हैं, आपको ऑलमोस्ट इसी लेवल के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, ठीक है। वन बाय वन एक बार डिस्कस करना शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है ये चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी रिचर्ड took 5 grams of solute from an unknown box and prepared a 0.25 molar basic solution, ठीक है। 5 ग्राम solute लिया गया, ठीक है। we have taken 5 grams of solute, okay, and prepared 0.25 molar basic solution, ठीक। हमें mass of solute दिया हुआ, हमें मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, ठीक है। वी आर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, वी आर गिवन मोलारिटी, ठीक है। ये भी बता दिया था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वाज 500 ml। बेटा 500 ml मतलब लीटर्स में कितना होगा 0.5 लीटर। अब सुनो आगे का क्वेश्चन जो भी हो, मैंने ना तुम्हें हमेशा एक ट्रिक बताई है, जब भी हमें मोलारिटी और वॉल्यूम दोनों गिवन हो तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, राइट। चाहे कुछ भी क्वेश्चन हो, मैंने अभी आगे का क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, बट ये हमने हमेशा यूज किया है, ठीक है। व्हेनेवर मोलारिटी एंड वॉल्यूम आर गिवन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो कितने आए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम कितना है 0.25 इनटू 0.5, राइट। कितना आएगा 1/4 इनटू 1/2 1/8। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ रहे हैं 1/8, ठीक है। यहां तक सबको समझ आता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 1/8, ओके, ठीक। क्वेश्चन ये है कि बताओ सॉल्यूट क्या था, व्हाट वाज द सॉल्यूट, ठीक। बेटा आपको सॉल्यूट का गिवन मास भी दिया हुआ है 5 ग्राम, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1/8 is equal to नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास 5 ग्राम्स है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें नहीं पता। यहां से बहुत इजीली कैलकुलेट हो रहा है कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ रहा है 5 × 8 40। अब बस ये देख लो इन चारों में से कौन है ऐसा जिसका मोलर मास 40 है, बस ये तो नहीं है। ये है। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का मास होता है 16, हाइड्रोजन का मास होता है 1, बस खत्म। क्या नया है इसमें, कुछ भी नया नहीं है। वही सेम ट्रिक हमेशा यूज हो रही है, वही एनसीईआरटी में भी यूज हो रही है, वही हर जगह यूज हो रही है कि अगर आपको मोलारिटी पता है, आपको वॉल्यूम पता है, गो फॉर नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा दिमाग मत चलाओ, ठीक है। सिंपल, मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। उसको उससे इक्वेट किया तो मोलर मास मिल गया। अब बस मेरे को ये चेक करना था इन चारों में से किसका मोलर मास 40 है, क्वेश्चन खत्म, राइट। ये क्वेश्चन पेपर में आता है तुम छोड़ आते हो, सर पेपर मुश्किल आ है। इतना क्या मुश्किल है, जितना तुम्हें कराया है उतना ही कन्फाइंड है, ठीक। उसी के अंदर अंदर से ही चीजें आती हैं, बस तुम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, तुम खराब कराते हो चीजें, ठीक है। कि कई बार खुशी इतनी हो जाती है क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हम, ठीक है ना, तो वो वाली चीज है, ठीक। गुड विद दिस, श्योर, ठीक। अगला क्वेश्चन करें, ठीक। ये हाँ जी, a glycerine solution at 293 Kelvin has a molality of, मोलारिटी सेम रहेगी, मोलारिटी चेंज good, has a molality of 3.89 molar and molarity 5.33 molar. Which one of these would be correct for molarity and molality of the same glycerine solution at 450 Kelvin? ठीक है। तो यार ये तो अब हम सब नहीं पढ़ा कि मोलारिटी और मोलालिटी में से मोलालिटी एक बेटर टर्म है, क्यों, क्योंकि मोलालिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो पहली बात मोलालिटी तो सेम ही रहेगी, जिन आंसर्स में मोलालिटी डिफरेंट दे रखी है वो गलत है, ठीक है। ये मोलालिटी तो चेंज नहीं होने वाली थी,
ये तो पढ़ा ही है कि मोलैरिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वेयर एज मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो एक ऑप्शन हमारा बी पार्ट तो कट हो गया, ठीक है। और मोलैरिटी को फर्क पड़ता है, मोलैरिटी सेम नहीं रहती है जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, तो हमारा ऑप्शन डी भी कट हो गया, राइट। अब बचा सिर्फ ये सोचने वाली बात है कि मोलैरिटी तो सेम रहेगी, ये पता था। टेम्परेचर बढ़ाने से, वेट टेम्परेचर बढ़ाने से मोलैरिटी बढ़ेगी या कम होगी, ये सोचने की बात रह गई है बस। टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ती है, आप किसी भी चीज को हीट करोगे वो फैलेगी, ठीक है। और अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो मोलैरिटी कम होगी, क्यों सर वो स्टेट गैसेस को तो उसको आप ऐसे थोड़ी काउंट ही नहीं करोगे, ठीक है, राइट। आप किसी भी चीज को हीट करते हो तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ते हैं तो वॉल्यूम बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ेगी तो मोलैरिटी कम होगी, ठीक। तो मोलैरिटी आपकी आएगी लेस देन 5.33, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, ऑप्शन सी भी यहां पे आके कट जाता है, ठीक है। गुड विद दिस, श्योर, ठीक है। बढ़े आगे, ये conceptual question. A mixture of acetone and chloroform forms a maximum boiling azeotrope, ठीक है, at a specific composition, right? Yes, ये हमने पढ़ा हुआ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की तरह होता है कि अगर नेगेटिव डेविएशन है तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, राइट। ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये तो हमें समझ आता है कि मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म अगर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बना रहा है तो इसका ये मतलब भी आता है कि वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है। इट आल्सो मींस दैट इट शोज नेगेटिव डेविएशन, राइट। नेगेटिव डेविएशन की खास बात क्या होती थी, इसमें डेल्टा एच भी नेगेटिव आता था, एक्सोथर्मिक होता था प्रोसेस, ठीक है, और इसमें डेल्टा वी भी नेगेटिव आता था, राइट। चेंज इन वॉल्यूम इज आल्सो नेगेटिव कि अगर आप 20 ml A 20 ml B मिक्स करोगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेस देन 40 ml होगी, ठीक है। तो वॉल्यूम डिक्रीज होती थी, राइट। और प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आता था लेस देन P0 A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P0 B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। नेगेटिव डेविएशन के ये कैरेक्टर्स होते थे, ओके। तो चेंज इन वॉल्यूम वुड बी पॉजिटिव, नहीं, कटर्स को चेंज इन एंथैल्पी वुड बी पॉजिटिव, नहीं, नेगेटिव डेविएशन में सब नेगेटिव है, ओके। इंटरैक्शन बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स इज स्ट्रॉन्गर देन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स, ये सही है। इसमें यही तो होता था, क्लोरोफॉर्म की खुद की जिंदगी खराब चल रही है, ठीक है, एसीटोन की भी खुद की जिंदगी खराब चल रही है ना, इसके खुद के पार्टिकल्स के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना, क्लोरोफॉर्म को क्लोरोफॉर्म के पार्टिकल्स पसंद आते हैं, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे के साथ रखा तो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ठीक है, डायमर ये होता है। तो अनलाइक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसको आप एडहेसिव फोर्सेस बोलते हो, डायमर ये नहीं होता, ठीक है, राइट। आप यही बोलते हो नेगेटिव डेविएशन में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी आर ग्रेटर देन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए ए और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी बी, ठीक है। ये the proportion of acetone and chloroform in the mixture in the liquid phase is not the same as in vapor phase, गलत। जब लिख दिया कि एजियोट्रोप है तो फिर लिक्विड फेज और वेपर फेज में कॉम्पोजिशन तो सेम ही होगी ना। अगर किसी को ये पॉइंट नहीं भी पता था एडहेसिव कोहेसिव फोर्सेस वाला, तब भी ये और ये तो बहुत विजिबली गलत थे, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स ऐसे थे जो बहुत ही विजिबली गलत थे, ओके। In a chemistry laboratory, a student has 0.01 liter of 10 to the power minus 2 mole per decimeter cube sulfuric acid solution. The lab assistant asked the student to reduce its concentration to 2 into 10 to the power minus 4 mole per decimeter cube by adding water to it. Okay. What should be the volume of water added? Okay. सुनो, अब तुम्हारे लिए शायद ये यूनिट बढ़ना ही, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, राइट। मोल्स क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, सिंपली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। डेसीमीटर क्यूब, वेट, डेसीमीटर क्यूब किसकी यूनिट है? वॉल्यूम की। मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट है ना। तो टेक्निकली
मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ही तो है तो मोलैरिटी ही। बस बात ये है कि लीटर्स में नहीं ली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन्होंने लीटर्स लेने के बजाय डेसीमीटर क्यूब ले लिया। मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन ही है ना, ठीक। और क्वेश्चन किसका है? डाइल्यूशन का। पानी डालना मतलब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना। अब हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि ड्यूरिंग डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल याद दिलाता हूँ, तुम्हें शायद याद आ जाएगा। मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था कि मान लो तुम्हारे घर गेस्ट आते हैं और तुम्हारे घर वाले तुम्हें सिर्फ इतना बोल दें कि रूह अफ़ज़ा बनाना, ठीक है, उनकी नहीं है तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, तो तुम उसमें क्या करना है? रूह अफ़ज़ा डालना है, पानी डालना है, बस घुमा देना और हो गया रेडी। तुमने रूह अफ़ज़ा ज्यादा डाल दिया, वो भी खराब कर दिया, तो अब आप उस सॉल्यूशन को कैसे ठीक करोगे? पानी ही डालोगे ना उसमें, और क्योंकि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गई थी, राइट। अब उसको ठीक करने के लिए आप और पानी डाल रहे हो, तो जब आप पानी डाल रहे हो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर भी बढ़ रहा है सॉल्यूशन में, पर क्या अमाउंट ऑफ रूह अफ़ज़ा भी बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा ना, ठीक है। तो अगर अमाउंट ऑफ रूह अफ़ज़ा नहीं बढ़ रहा, मतलब इसका मतलब जब हम वाटर डालते हैं तो सॉल्यूट थोड़ी ना बढ़ता है, सॉल्यूट तो जितना पहले था अभी भी उतना ही है। तो ड्यूरिंग डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो सेम ही रहते हैं। अब कुछ बच्चे होंगे जो इसकी आंख बंद करके इसकी यूनिट कन्वर्ट करने बैठ जाएंगे पहले, कि मैं पहले लीटर में निकाल लूं इसको सो दैट मेरी सहूलियत हो जाए, ठीक है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा देखो ड्यूरिंग डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर, ठीक है। जितने मोल सॉल्यूट के थे बिफोर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन भी उतने ही मोल्स रहेंगे सॉल्यूट के, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले कितने थे? M1V1, बाद में कितने थे? M2V2। क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा हो तो फिर से एक बार इन्होंने मोलैरिटी और वॉल्यूम दे दी थी एक साथ। ये वॉल्यूम ही तो है 0.01 लीटर, ठीक है। अब तुम मोलैरिटी और वॉल्यूम एक साथ दोगे तो फिर तो यही है ना, ठीक। तो अब सुनो, बट D2 जो होगा वो अब इक्वल होगा दोनों का, मतलब जो सम सल्फ्यूरिक होगा एसिड इनका। है उसका सुनो, टोटल वॉल्यूम होगी V2, राइट। लिसन, तो मोलैरिटी की जगह यहां पे क्या पुट कर रहा हूं? 10 की पावर -2। वॉल्यूम की जगह 0.01, ठीक है। अब हम चाहते हैं मोलैरिटी की जगह हम पुट करें 2 × 10 की पावर -4। वॉल्यूम जो आएगी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल। यहां से क्या कैलकुलेट हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। करें कैलकुलेट, कितना आ रहा है? ये आ रहा है हमारे पास 10 की पावर -2 × 10 की पावर -2, 10 की पावर -4 अपॉन 2 × 10 की पावर -4, 0.5 आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V2 की वैल्यू 0.5 आ रही है, ठीक। 490 ml इसका वही होना चाहिए बेटा। फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रही है 500 ml, राइट। पर क्वेश्चन में ये नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इतना कैलकुलेट करके दे 500 ml आ गया मेरा आंसर, ऐसे ऐसे नहीं करते, ठीक है। सुनो, क्वेश्चन में ये भी तो पढ़ लो कि व्हाट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, ठीक है, कि हमने पानी कितना डाला। पहले कितनी थी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? 10 ml। 0.01 लीटर का क्या मतलब होता है? 10 ml। तो 10 ml तो पहले ही थी, राइट। अब 500 ml कर दिया हमने उसको पानी डाल के, तो हमने कितना पानी डाला? 490 ml, ये, ठीक। तो देखो ये वाली ट्रिक अभी भी चल रही है कि मोलैरिटी और वॉल्यूम दे रखे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और नंबर ऑफ मोल्स पे आना, ठीक है, समझे? ये गुड विद दिस। अब तुम बताओ, क्या ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि बिल्कुल ही बियॉन्ड द रेंज है, कि किसी तरीके हम इनको अप्रोच ही नहीं कर सकते? वही सब ही तो है, कुछ नया आया अभी तक नहीं आया फिर? चलो, ये तो रही बात एमसीक्यूज की, ठीक है। 3-4 मैंने करा दिया, तुम खुद भी 3-4 ट्राई करोगे। अब एक बार थोड़े लेंथी क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है, ओके। सुनो, ये तो एमसीक्यूज हैं, इसमें तो इधर आते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स
सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज्यादा हो गया थोड़ा सा, इसलिए लिख दिया है कि चल ये 9 बच्चे घबरा ही लगे कि ये क्या हो रहा है, ये तो आज तक देखे नहीं हमने। चलिए सुनिए, सम कंट्रीज, ये अगर आया तो बेसिकली केस बेस्ड टाइप का कुछ है, राइट। सम कंट्रीज यूज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस टू रिमूव स्नो फ्रॉम द रोड्स. The snow is salted with NaCl or CaCl2, lowering its freezing point and causing it to melt and clear the space. फालतू की इंफॉर्मेशन हमें इसकी जरूरत नहीं, हमने न्यूमेरिकल करना नीचे वाला, ठीक है। Assuming that NaCl dissolves completely in ice and forms an ideal solution, what mass of NaCl must be dissolved in? अब एक्चुअल में ना हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, इससे पहले वाला ज्ञान हमें पहले भी था, ठीक है, कि NaCl डिसॉल्व हो जाता है पानी में, वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉज करता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉज करता है, ये सब हमें पहले से पता था, ठीक है। तो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, उससे पहले वाला सब बकवास है, हमें उसकी जरूरत नहीं। सो व्हाट मास ऑफ NaCl मस्ट बी डिसॉल्व्ड इन 5.5 किलोग्राम ऑफ आइस ऑन द रोड टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू -10 डिग्री सेल्सियस। Kf की वैल्यू दे रखी है, भले लोग हैं, एटॉमिक मास की वैल्यू भी दे रखी है कि सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, ठीक है। सुनो, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट तो सेम ही होता है ना। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो इन्होंने कहा हम मेल्टिंग पॉइंट को लोअर कर रहे हैं, मतलब हम फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर कर रहे हैं, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, राइट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू M, पढ़ा है हमने ये, ठीक। डेल्टा TF कितना दिया हुआ? ये इन्होंने डेल्टा TF नहीं दिया हुआ, ये तो इन्होंने दिया हुआ कि पानी इस टेम्परेचर पे फ्रीज होता है नमक डालने के बाद, ठीक है। तो ये तो KF ये नहीं, ये ओह ये क्या अच्छा है? -डिग्री सेल्सियस is the melting point of ice after adding salt, ठीक है, या फिर it is the freezing point of ice after adding salt, right? What is delta TF? चेंज इन टेंपरेचर 0 -10, मतलब 10 ही है, 10 ही है, ठीक है। देखो पहले कितना होता था, अगर हम प्योर वाटर की बात करें, प्योर वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज होता है, राइट, और ये कितने पे फ्रीज हो रहा है? -10 पे, तो कितना चेंज आया? 10 का ही चेंज आया ना, राइट। तो हम यहां पे पुट करेंगे डेल्टा TF आया 10, KF की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1.86, राइट। मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है? NaCl। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना आएगा NaCl का? 11 और 17, शाबाश। 23 प्लस 35.5, डबल एटॉमिक करना। मास ऐड करते हैं, एटॉमिक नंबर नहीं करते, ठीक है। 23 प्लस 35.5 which is 58.5, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, ठीक है। वो भी क्वेश्चन वाले इतने बढ़िया है, उन्होंने किलोग्राम ही दिया है, ठीक, ये भी नहीं कि ग्राम्स में दे, बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो, पूरे किलोग्राम्स में दिया है उन्होंने 5.5। अब x की वैल्यू निकालो, क्वेश्चन खत्म है। इसके बाद देखो, the images below show the evaporation of solvent on the account of presence of non-volatile solutes. In each of the 3 cases, the solvent taken is of the same type, ठीक है। evaporation of solute के बारे में बात, evaporation of solvent के बारे में बात हो रही है, ठीक है। 3 केसेस में हमने solvent तो सेम ही दिया, ठीक है। In all of the 3 cases, the solvent taken is of the same type. The solvent is volatile and the quantity is same in all 3 cases. तो सॉल्यूट नहीं होना चाहिए, नहीं, the solvent is volatile, solvent में नॉन वोलेटाइल, राइट। सुन लो, तो क्या है कि सॉल्वेंट मान के चलो वाटर है, और तीनों सॉल्यूशन में बराबर वाटर लिया गया था, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं कि तीनों सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सेम है और तीनों सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सेम अमाउंट में भी है, ठीक है। तो ये मान लो कि तीनों में 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर और 100 ग्राम वाटर लिया गया, ठीक। Which of the above 3 क्यों में एक सेकंड, which of the above 3 solutions has the least amount of solute in it? How did you reach to this conclusion? Q. अब इस conclusion पे कैसे पहुंचे, ठीक है। ये है बेटा हमारा कॉफी डेट वाला एग्जांपल। हाँ। सुनो,
याद है कॉफी डेट वाला एग्जांपल? याद हो, ठीक है कि तेरे को पता है आरव कॉफी डेट वाला एग्जांपल नहीं? छोले गरम। राइट, ठीक है, सिंपल कि अगर आप कॉफी डेट पे जाते हो तो आपकी डेट जब तक आएगी उससे पहले आपने, ये नहीं कि पहले ही चीनी डाल के बैठ गए, राइट, ऐसा नहीं करना होता, क्योंकि अगर आप पहले ही चीनी डाल दोगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से आपकी जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर डिप्रेस होता है, ठीक है, राइट। अगर उसका वेपर प्रेशर डिप्रेस हो गया, ठीक, तो वो ज्यादा वेपर्स नहीं बनाएगी। तो यही तो सारा पॉइंट था ना कि चीनी डालने से क्या होगा, कॉफी के वेपर सप्रेस हो जाएंगे, सारी खुशबू चली जाएगी कॉफी से, और फिर खुशबू इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खुशबू खराब नहीं होनी चाहिए, राइट। तो दैट्स द होल पॉइंट। तो जिसमें आप नमक ज्यादा डालोगे या जिसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ज्यादा डालोगे उसमें वेपर्स कम बनेंगे। देख रहे हो, इन तीनों में सबसे कम वेपर्स यहाँ है, ठीक, और सबसे ज्यादा वेपर्स यहाँ है, ओके। इसका मतलब इसमें सबसे कम सॉल्यूट डाला गया था, ओके, ये बात समझ आई, तभी तो ये ज्यादा वेपर्स बना रहा है। तो Q इज द आंसर, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वेपर्स बन रहे हैं। जब भी हम सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं उसके वेपर्स कम हो जाते हैं, राइट, वेपर्स कम हो जाते हैं। तो अगर वोलेटाइल हो तो ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, वोलेटाइल डालने से वेपर्स ज्यादा, बट द क्वेश्चन इज अबाउट नॉन वोलेटाइल, ठीक है, ओके, ठीक। नहीं, वोलेटाइल डालने से कम नहीं होते। वोलेटाइल के तो खुद के वेपर्स होते हैं, वोलेटाइल वो चीज होती है जो खुद वेपर्स जैसे बनाए, पानी के अंदर ड्राई आइस डाल दो तो बाहर आ जाती है, राइट, ओके, समझ आया ये? ठीक, एक क्वेश्चन करते हैं, सुनिए, ये चार बस listen, one of the key ingredients in some toothpaste is sodium fluoride. However, the concentration of this chemical compound is very low, ठीक है, टूथपेस्ट में सोडियम फ्लोराइड डाला जाता है, although in very low concentration, ठीक है। The concentration can be expressed in ppm, parts per 6, yes, 10 की power 6, that is 1 ppm represents a concentration of 1 milligram of magnesium fluoride in 1 kilogram of toothpaste, ठीक है। ppm parts per million समझ आ रहा होगा कि अगर 1 million पार्ट सॉल्यूशन के हैं तो उसमें से 1 पार्ट इसका है, ठीक है, 1 ppm का ये मतलब होता है। पर यहाँ पे कितना है, कितने ppm है, मतलब ये तो 1 ppm का मतलब समझाया हुआ है इन लोगों ने, अच्छे लोग हैं, देखो मतलब भी समझा रहे, ठीक है। 1 ppm represents a concentration of 1 milligram of sodium fluoride in 1 kilogram of toothpaste, ठीक है। सुनो, 1 gram of toothpaste was found to contain 2.88 into 10 to the power minus 5 mole of sodium fluoride. What is the concentration of sodium fluoride in ppm for this sample of क्या toothpaste? 11 माइनस 11 तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, नहीं नहीं, ठीक। सो अगर हम 1 ग्राम सैंपल लें टूथपेस्ट का, ठीक है, टूथपेस्ट का 1 ग्राम मतलब टोटल मास हमारे पास 1 ग्राम। अब हमें कैलकुलेट करना है इस टोटल मास में इसका सोडियम फ्लोराइड का मास कितना था, ठीक, ओके, गेटिंग माय पॉइंट। गिवन तो है 2.88। मोल्स है, वो मास नहीं है, एक चीज मोल्स में दे रखी है और एक चीज ग्राम्स में दे रखी है। गिवन मास एंड मोलर मास इज इक्वल टू 2.88 सर कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, वो उसको कन्वर्ट करो, ठीक है, इसको ग्राम्स में लाओ, ठीक। ये किसके मोल्स दिए हुए हैं, सोडियम फ्लोराइड के, NaF। NaF का मोलर मास क्या आएगा, 23 प्लस 19 42, ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक मास जो होता है वो 19 होता है। तो अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 2.88 into 10 to the power minus 5। सर फ्लोरीन का 19 होता है। अच्छा अच्छा एक हमारी क्लास में एटॉमिक नंबर 9 एटॉमिक नंबर होता है इसका। ए भाई हंसी मजाक वाली बातें यार, ठीक। सपोर्ट्स में देंगे पता नहीं, जैसे अब यहाँ है किसी किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किसी किसी को, अब जैसे एक क्वेश्चन हमने किया था उसमें एटॉमिक मासेस लिखे थे, इसमें नहीं लिखे। तो वैसे तो- एटॉमिक मास हो गया तो अब यार पहले 20 ना 9 से कहते हैं बच्चों को कि रटने शुरू करो, मैंने तो नहीं रटे यार, तो अब क्या कर सकते हैं। चार्जेस ही नहीं रटे। चार्ज तो कांसेप्ट होता है, दो के बाद होता है चार्ज।
यहाँ पे बेटा ये डेट दिखाएगा, करे सर क्यों? आती है। चलो अच्छा बस। तो हमारे पास गिवन मास आ गया, राइट? दिस इज द मास, So, but given mass 1 gram नहीं है तो क्वेश्चन गिवन मास पूरे टूथपेस्ट का। ये टूथपेस्ट में NaF का मास है, मतलब इसको ppm में ठीक convert है? कर देंगे into 10 ये to the power 6। समझ आया? हाँ वही कर रहे हैं, ठीक। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है ppm में, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये आएगा बेटा मास ऑफ NaF अपॉन टोटल मास इंटू 10 की पावर 6। ये होता है कि अगर मुझे पार्ट्स पर मिलियन में कैलकुलेट करना है कि इस सॉल्यूशन में कितने पार्ट्स इसके हैं NaF के, तो NaF का मास ये ना 42 इंटू 2.88 इंटू 10 टू द पावर -5 ग्राम्स। टोटल मास है 1 इंटू 10 की पावर 6, ठीक। तो बेटा ये क्या ही आया, देख लो अब आप। 2.88 into 10 into 42 हम्म, to 10। बस। ये क्या करा, मुझे तो आंसर बता रही है। हाँ मतलब जो भी, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, इजी, हाँ जी। ठीक है, वेरी इजी। इसमें छोड़ने पर डेट नंबर मिलेंगे। मे बी, बस ठीक। ये आंसर निकालना है। हाँ बस ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। अभी और है, अभी और है। ये पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें से मोस्ट प्रोबब्ली ये 2 नंबर का होगा। सर ये आएगा ही नहीं सर। क्यों नहीं आएगा? सर 5 नंबर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा। ये 4 है। अरे तो सर 5 भी वही 4 भी 5। अरे उसे पेपर बना रखे उसके। कोई बात सब ठीक है। इसे लिखना है। चल, इसको लगा कि आपको फिर से लिखना पड़ेगा कुछ भी। 1209.6। उदयपुर वाले का आंसर पता है, 300 218 था। मुझे उदयपुर के अलग अलग बनाने थे। नहीं। अच्छा लिसन नाउ, मैथ्स sodium fluoride is toxic in high concentrations. Major health problems can occur. अच्छा बस major health problems can occur if the concentration of sodium fluoride are greater than 3.19 into 10 की power -2 gram per kilogram of your body mass. Deduce the maximum mass of sodium fluoride in milligrams that a 75 kilogram person could swallow यूनिट चेंज करी जा रहे हैं without reaching the toxic concentration. अब देखो ये बहुत डेप्थ क्वेश्चन है, क्या सोच के बनाया किसी ने क्वेश्चन। वो ये मान के चल रहे हैं अब कुछ लोग टूथपेस्ट करते करते टूथपेस्ट खा जाते हैं, ठीक है। मतलब खाना नहीं होता क्या? खाना नहीं होता, नहीं खाना होता है, ठीक है। अगर सच में तो कंफ्यूज है, ठीक है। अरे मैं खाता नहीं हूँ पर चला तो जाता ही होगा। अरे चलिए कोई बात नहीं, चलो चला जाता है, तुम्हें पता नहीं अच्छा लगा। तुम देखो यार कितना सोचा है क्वेश्चन बनाने वाले। बस लिसन, क्वेश्चन बनाने वाले ने बहुत सोचा, उसको लगा कि हसीरत जैसे और भी लोग हैं जो टूथपेस्ट खा रहे हैं। सुन ले, ये एक्चुअल में फैक्चुअली भी करेक्ट है डेटा, सुन ले। तो तेरा वजन भी देख 75 किलो के आसपास ही होगा। होगा तो सही, अब तो होगा, इतना ही होगा तेरा, 75 के आसपास ही होगा, राइट। तो जितना भी हमारा बॉडी मास, ठीक है, पर किलोग्राम इससे ज्यादा सोडियम फ्लोराइड नहीं होना चाहिए बॉडी में, ठीक है बेटा। अगर 1 kg में इतना होता है 3.19 into 10 की पावर -2, मुझे Right? तो बायोलॉजिकल रीजन पसंद है। तो अगर 75 किलोग्राम का पर्सन है तो उसकी बॉडी में मैक्सिमम कितना NaF होना चाहिए ये कैलकुलेट करना था, बस x की वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट। ये बेटा अगर यूनिट्स अलग अलग भी हैं तो मैंने यहाँ पे भी तो वो अलग अलग को ही डिवाइड किया, वो आके बैलेंस आउट हो जाएगा, ठीक है। सही है। ये अच्छा तो ये डायरेक्टली हो गया। अगर आप इसमें यूनिट कन्वर्जन में बैठ जाओगे तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। देख वो कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम की अगर बॉडी है, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम इतने मिलीग्राम्स ऑफ सोडियम फ्लोराइड अलाउड है, मिलीग्राम में से ग्राम। ठीक है। चलो ग्राम,
1 किलोग्राम की बॉडी में इतने ग्राम सॉल्यूट अलाउड है। तो अगर किसी का मास 75 किलोग्राम है तो यूनिटरी मेथड, उसकी बॉडी में मैक्सिमम कितने ग्राम सोडियम फ्लोराइड अलाउड है, ठीक है। तो बस अगर 1 में इतना अलाउड है तो 75 में कितना होगा x, वो सॉल्व कर देंगे, ठीक है। टाइम पूछ। चलो सुनो 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 थोड़ा सा क्वेश्चन स्पेसिफिकली फॉर मैथ्स वाले बच्चे, ठीक है। गुड नाइट। अब ये मोस्ट ऑफ को नहीं आता होगा पर सीख ले। एक्वाटिक एनिमल्स, अच्छा ये तो पता ही है, एक्वाटिक एनिमल्स आर मोर माल्टीपल इन रिवर्स वाटर, क्योंकि वो थ्योरी में तो यही लिखा हुआ है, ठीक। तो Solubility वाला होता है। हाँ, ये पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। एट T1 एंड T2 एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है। T1 पे ये ग्राफ 60 डिग्री एंगल बना रहा है और T2 पे ये ग्राफ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ओके फाइन। हमें ये बताना है बेस्ड ऑन द अबव ग्राफ व्हाट इज द रेशियो ऑफ हेनरीज कांस्टेंट एट T1 एंड T2। सोचो, नहीं पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ग्राफ तो वो दे। फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, हां, हेनरीज कांस्टेंट वाला हमारे पूरे सिलेबस में एक ही फार्मूला है, KH equals to P naught। प्रेशर ऑफ ए इज KH मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ये है राइट। अगर आप ध्यान से देखो ये सीधा सीधा y इज इक्वल टू mx में फिट हो रहा है, ठीक है। जिनके पास मैथ्स है दे अंडरस्टैंड कि y इज इक्वल टू mx इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। और वही हो रहा है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। इस लाइन का जो ग्राफ और इस लाइन का जो स्लोप है वही तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। अब बेटा इसका स्लोप क्या है, tan 30, और इसका स्लोप क्या है, tan 60, ठीक है। वी आर सॉरी सीधा, ठीक है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। कोई बात नहीं, ठीक है। जल्दी से बताओ tan 30 tan 60 की वैल्यू बताओ। ये बता सकता Tan हूं 30 1/2 और उल्टा ये ठीक। तो इसके लिए एट T1 हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू है √3 एंड एट T2 हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू है 1/√3, ओके। ये तो अब हमें बस इन दोनों का रेशियो बताना है, √3 डिवाइडेड बाय 1/√3, तो आंसर आ गया 3, ओके फाइन। बाकियों के लिए इजी क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है। बैड चॉइसेस इन लाइफ, ठीक है। चलिए, बिटवीन T1 एंड T2 व्हिच वन इज ग्रेटर। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। T1 और T2 में से हाईयर टेम्परेचर कौन है और क्यों, इसका रीजन भी चाहिए। मेरे को पता है, ऐसे देखते हैं ना कि देखो x से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो तुमने हल्का सा मोल फ्रैक्शन, नहीं ऐसे नहीं देखते, ऐसे तो देखते हैं। सही बोल रहा हूं सर, पक्का। जब v और i का ग्राफ आता है तब भी तो ऐसे ही देखते हैं। T1 ज्यादा है, उसका स्लोप ज्यादा है। हां, स्लोप ज्यादा होने से तो KH की वैल्यू ज्यादा होगी ना। T2 आंसर होगा क्योंकि सर हल्के से मोल फ्रैक्शन पे, हल्के से पार्शियल प्रेशर देने पे भी मोल फ्रैक्शन होने पे पड़ा हुआ नहीं समझा सर। उससे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो अपना आंसर बता फिर मैं T2 बताना क्या है? T1 और T2 में से कौन सा हाईयर टेम्परेचर है आउट ऑफ T1 एंड T2, हाईयर टेम्परेचर कौन है, T1 या T2 एंड ज्यादा व्हाई। सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। टेम्परेचर कम है। T2 सॉल्युबिलिटी T2 में ज्यादा है। हाँ T2 में ज्यादा T2 सबका कॉमन आंसर है T2। हाँ। अब इसका एक्चुअल लॉजिक देखो, ठीक है। इन दोनों में से हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू किसकी ज्यादा है, T1 एट T1 हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, प्रोपोर्शनल होते हैं। यस राइट। हेनरीज कांस्टेंट ज्यादा है और हेनरीज कांस्टेंट ज्यादा है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी कम है, ठीक है। बेटा सॉल्युबिलिटी कम है किसकी, गैस इन लिक्विड की। गैस इन लिक्विड इज लेस सॉल्युबल व्हेन टेम्परेचर इज हायर, फिश Right? वाला केस को अपोज कर रहा है ना। तो सॉल्युबिलिटी कम है, इसका मतलब टेम्परेचर हायर है। तो आपको नहीं लगता आप सबका आंसर गलत हो गया और आंसर T1 था। मैं बोलने ही वाला था, मैं आंसर बता दिया। टेम्परेचर भी होता है। कुछ एक सॉल्यूट्स दिए गए हैं, उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन भी दिया हुआ है। आई की वैल्यू भी दे रखी है किसी किसी की, इनकी नहीं दे रखी है आई की वैल्यू, ठीक है। ये तो
क्या है अब समझो कि पहली बात तो ये आई होता क्या है, वैन हॉफ फैक्टर। सुनो, बेसिकली हमारे पास चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सीआरटी, ठीक है। ये हमारे पास ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है दोस प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ऐसी प्रॉपर्टीज जो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स। ओके फाइन। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? दोस प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब वो वाला सॉल्यूट जो वेपर्स ना बनाता, ठीक। ओके, कॉमन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स लिख लो, ये कौन कौन से कॉमन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। इनके मोलर मासेस भी याद कर लोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा तुमसे क्वेश्चन, पेपर में यही आते हैं घूम फिर के। ग्लूकोज मोलर मास 180, सी से फिर यूरिया मोलर मास 60, शुक्र है। एसिटिक एसिड मोलर मास 60, सुक्रोज तो आइसोमर हो गए यूरिया और एसिड मोलर मास, नहीं मत बोल नहीं गलत है। बहुत गलत है। एसिटिक एसिड होता है ये CH3COOH, हाँ यूरिया होता है ये। जरूरी थोड़ी है अगर मोलर मास सेम है तो फॉर्मूला सेम होगा। कौन समझाएगा? कुछ और भी तो डाल। मानेगा नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, लिख के हटाया है। क्या वो इसको जो समझाया था यूरिया और एसिटिक एसिड क्या होते सिर्फ हैं? फॉर्मूलाज पे लिख दो। ग्लूकोज होता है C6H12O6, यूरिया होता है NH2 CONH2, एसिटिक एसिड तो यही है इथेनोइक एसिड CH3COOH, सुक्रोज होता है C12H22 O11। ये कॉमन तुम्हारे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स हैं। अगर आपको इनके मासेस पहले से पता है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन तुमसे। अब सुनो, ये तो होते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक। अब हुआ ये कि जब हमने ये फॉर्मूलाज लगा के क्वेश्चंस करने शुरू किए तो जो वैल्यूज हम कैलकुलेट कर रहे थे और जो एक्सपेरिमेंट से वैल्यू आ रही थी वो मैच नहीं हो रही थी, ठीक है। क्यों मैच नहीं हो रही थी वो चीज हमें समझाई एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था वैन हॉफ। वैन हॉफ भाई साहब ये कहते हैं कि देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती थी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे डिपेंड करती और आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही गलत गिन रहे हो। आप NaCl के एक पार्टिकल को कितना गिनते हो? हमने कहा हम एक ही गिनते हैं, तो कहता आप गलत कर रहे हो ना, एक को एक नहीं गिनना है इसको, इसके एक पार्टिकल दो पार्टिकल के बराबर है। ये एक्चुअल में सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो हमने कितने पार्टिकल एक्सपेक्ट किए थे? एक। सॉल्यूशन में कितने हैं? दो। तो जितना हमने उम्मीद किया था उससे डबल है ना, फाइन। तो कह रहा है आप ना हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के आगे एक फैक्टर लगाओ आई, कि आपकी उम्मीद से कितने गुना है आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहां पे आई की वैल्यू आती है, मतलब हमारा एक्सपेक्टेड पार्टिकल था 1 लेकिन एक्चुअल में तो 2 ही है ना, तो वैन हॉफ फैक्टर इसका आता है 2। ओके, कभी कभी इसका उल्टा भी होता है, कभी कभी ना डिसोसिएशन का उल्टा हो जाता है, एसोसिएशन हो जाता है। एसोसिएशन में क्या है, हम सोच रहे हैं कि हमने 2 पार्टिकल डाले हैं इसके एसिटिक एसिड के, पर ये तो जाके डायमर बना लेता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो सॉल्यूशन में जाके डायमर बना लेता है। हम सोच रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एज डायमर, सीधा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। ये हम सोच रहे हैं कि हमने 2 पार्टिकल डाले, सॉल्यूशन में जाके तो एक ही है, ठीक। तो कुछ सॉल्यूट्स डिसोसिएट होते हैं, कुछ एसोसिएट होते हैं। जो डिसोसिएट होते हैं उनमें आई ग्रेटर देन 1 आता है, जो एसोसिएट होते हैं उनमें आई लेस देन 1 आता है, ठीक है। अब जब डिसोसिएशन होती है और 100% नहीं होती है, ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, जहां पे अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और n की वैल्यू है
number of particles formed on dissociation of one particle. जैसे NaCl एक पार्टिकल टूटता है तो दो बनते हैं, तो वहां पे n की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। और NaCl n is equal to 2, but for MgCl2 n की वैल्यू 3 आएगी, ओके, क्योंकि वो एक Mg2 प्लस और दो Cl नेगेटिव बनाता है डिसोसिएट होके। MgCl2 ऐसे टूटता है ना, Mg2 प्लस एंड 2Cl नेगेटिव, ये समझ आई। तो एक पार्टिकल टूटने से कितने बने, 3, एक ये और दो ये, ओके ये। तो अगर मैं NaCl के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो आई विल अप्लाई I is equal to 1 प्लस अल्फा, लेकिन अगर मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूं तो फॉर्मूला आएगा I is equal to 1 प्लस 2 अल्फा। ये n की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूं NaCl के लिए n2, अरे NaCl Na प्लस Cl माइनस में टूटता है, तेरे को नहीं पता, फिर पेपर में कुछ भी आ ऐसा ही आएगा जो आपको पता होगा, ठीक है, फाइन। तो NaCl डिसोसिएट्स इनटू Na प्लस एंड Cl नेगेटिव, तो वहां पे N2 है, मैं यहाँ 2 पुट करूं, 1 प्लस 2 माइनस 1 अल्फा, ठीक है। और MgCl2 में ये क्या आएगा, 1 प्लस 2 अल्फा, राइट, क्योंकि n की वैल्यू 3 थी, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, ओके। ऐसे ही एसोसिएशन में हमारे सिलेबस में सिर्फ डायमर है, तो I आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बाय 2, जहां पे अल्फा का मतलब है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, राइट। सर ये बट ये भी सारे 100% एसोसिएट हो जाते हैं क्या, मतलब तो सारे जुड़े नहीं। नहीं, अल्फा क्या बता रहे हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन की कितने परसेंट एसोसिएट हुए। क्या हो गया, फोन नहीं है ना तो कवर फेंक, हाँ कवर बाल क्यों होता है ऐसी। लिख लिया या क्वेश्चन करें, हाँ जी सुनो, हाँ जी। तो अब यहाँ पे व्हाट इज द वैन हाफ फैक्टर I फॉर CH3COOH उन 2 डिफरेंट सॉल्वेंट्स। यहाँ पे I की वैल्यू पूछ रहे हैं, जिस चीज पे इन्होंने जिस चीज की वैल्यू नहीं दी है पूछ रहे हैं बस, ठीक है। अब CH3COOH सुन लो, तो कह रही थी मेरे को कैसे पता चलेगा कैसे डिसोसिएट होता है, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक, ये CH3COOH कैसे डिसोसिएट होता है, चल गया पता। एक से कितने पार्टिकल बने, 2, n की वैल्यू 2, ओके फाइन। तो अगर इसकी n की वैल्यू 2 है तो डिसोसिएशन के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, या फिर I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, n की वैल्यू 2 है, अल्फा की वैल्यू दे रखी है, ठीक, तो I कितना होगा 1 प्लस 0.2, अल्फा दे रखा है 0.2, तो 1.02 आ शाबाश। वो सही तो है बट ठीक है ओके ओके ठीक है ठीक। समझ आई, अगर हमें अल्फा दे रखा था तो I की वैल्यू निकालना आसान, ठीक। श्योर, वैन हाफ फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल टू द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल। और n क्या होता है, n तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म्ड ऑन डिसोसिएशन ऑफ वन पार्टिकल। अच्छा ठीक, ये समझ आया, ठीक, ठीक है ओके। नेक्स्ट केस में इसका आंसर निकालना 1.5 बेंजीन में जाकर कुछ अलग डिसोसिएशन शो करता है। हाँ तो अलग बात है। CH3COOH का यही खेल है, ठीक है। बेंजीन में जाके ये एसोसिएशन शो करता है, पानी में ये टूट रहा था, लेकिन अगर आप इसको बेंजीन में डालोगे तो ये एसोसिएट होगा, राइट, एसोसिएट होगा मतलब ये डायमर वाले केस में आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों लिख देंगे,
मतलब ये अल्फा है वो, अच्छा अच्छा ठीक है। अल्फा और आई को कंफ्यूज मत कर, ठीक। हाँ जी, तो बेंजीन में तो ये एसोसिएट हो रहा है और डायमर बना रहा है। अभी मैंने डायमर बना के दिखाया था तुम्हें, ये देखो ऐसे बनता है, दो पार्टिकल जुड़ के एक हो जाते हैं। ये एसोसिएशन इसी का ही बताया था, CH3COOH का, 3/4 ठीक है। तो ऐसे ही कुछ आएगा। तो I is equal to 1 minus alpha by 2, 1 minus 0.5 by 2, अल्फा तो दिया हुआ है 0.5, तो 1 minus 0.25, तो ये आ गया 0.75। हाँ ये 3/4, ठीक है। ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। ठीक है, 3/4 0.75 की बात है। Why does urea show no association or dissociation in any solvent? यूरिया ऐसा क्यों नहीं शो करता? क्योंकि यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आयनिक कंपाउंड थोड़ी है वो, फुली कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O NH2 NH2, ये होता है यूरिया। इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन आयनिक कंपाउंड। ऐसे सॉल्यूट्स डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होते। This. The osmotic pressure of NaCl in water is 3 times that of solution of 0.2 molar MgCl2. ठीक? If NaCl dissociates completely in water, then calculate the concentration of NaCl. Pi is equals to ICRT, एक फॉर्मूला। इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं, NaCl, MgCl2, राइट। NaCl एक से दो पार्टिकल में टूटता है और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। इफ NaCl डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर, ठीक है। तो NaCl और MgCl2 दोनों ही आयनिक कंपाउंड है, दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। तो इनमें अल्फा की वैल्यू 1, ये 100% डिसोसिएट होते हैं। 100% डिसोसिएट होते हैं तो मतलब ये एक से दो पार्टिकल बनाता है और ये एक से तीन पार्टिकल बनाता है, ये, ठीक। इन दोनों के लिए I की वैल्यू ही है, इसके लिए I2 है और इसके लिए I3 है। क्या ये बात सबको समझ आती है? अभी हम 1 इसमें फॉर्मूला वो नहीं लगाया था, देखिए वही लगा लेते हैं। I is equal to 1 plus n minus 1 अल्फा alpha। की वैल्यू इसमें क्या होगी? 100% डिसोसिएट हो रहा है। अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज परसेंटेज डिसोसिएशन इन फ्रैक्शन, ठीक है। अगर कोई सॉल्यूट 20% डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फा 0.2 आएगा, अगर 100% डिसोसिएट हो रहा है तो 1 आएगा। तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू 1 पुट कर दूं, ठीक है, तो और n 2 है तो I क्या आएगा? 1 plus 1 2, ठीक है, ये, ठीक है। तो उधर 3 आ जाएगा विद द सेम लॉजिक, ठीक है। तो बस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो आप सीधा ही देख लेना एक पार्टिकल टूट के कितने बन रहे हैं, फाइन। अल्फा तो 1 आता है उनमें, कोई पंगा ही नहीं। और अब तक को समझ आया कि यहाँ 2 आएगा यहाँ 3 आएगा, ओके। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? NaCl का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 3 टाइम्स है एज अ सॉल्यूशन ऑफ 0.2 मोलर MgCl2। इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मैं 3x मान लेता हूँ और इसके ऑस्मोटिक प्रेशर को x मान लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 3 गुना है, ओके। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितनी दी हुई है? 0.2 मोलर, ओके। हाँ तो हो तो गया 0. और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। 3x is equals to 0.2. y मान लेता हूँ मैं, ठीक। R और अब T R और T यहाँ पे लिखा हुआ है, assume the value of R and T is same for both the solutions, ठीक, ओके। तो मैं इसके लिए फॉर्मूला लगाता हूँ, pi is equal to C into R into T, ICRT। तो 3x is equal to 2 into y into R into T, ठीक है। RT तो वैल्यू है ना। और यहाँ पे x is equal to 3 into 0.2 into R into T। इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन, देखते हैं क्या आता है। सर ऐसे ही कर दो सर, डिवाइड में। तो 3x upon x is equal to 2 into y into R into T upon 3 into 0.2 into R into T। अगर वो RT सेम नहीं भेजे तब भी तो सेम। नहीं वो नहीं आएगा। फिर नहीं आएगा ना, x से x कट कर देते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी
0.1, तो ये 0.3 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, सर ये into 9/10 0.9 divided by 3 into हाँ 0.9 है। सीधा ऐसे लिख के काट के कर सकते चलो टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, सुनो इधर से। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन करना है, ठीक 12वीं में आ गए हो, थोड़ी सी शर्म करो, तुम्हें H2SO4 और NaOH का रिएक्शन नहीं आता, एसिड प्लस बेस गैस सॉल्ट प्लस वाटर। सुनो H2SO4 plus 2 NaOH Na2SO4 देंगे ना। gives Na2SO4 हाँ सही है। और plus 2H2O। हाँ सही है, बस बोल। सही तो है, ये तो बोला था और क्या बोला था। तो कुछ मत बोल, ठीक है, तो इसके आगे भी नहीं कर पाएगा। तो मैं तो रिएक्शन बोला, आपने आप क्या नहीं। कभी हाँ एडिट करूंगा, अब मैं क्या करूं। नो सर एडिट करके दे दूंगा। यही तो बोला था मैंने। अब मैं तेरे को दे दूंगा वीडियो, अपने वाले पार्ट एडिट कर दिया। ठीक है दे देना, फिर हो जाएगा। आधे रात 1 घंटे में हो जाएगा, एक रात बैठना पड़ेगा। सुनो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 ये NaOH किस रेशियो में है? ये 2 है तो ये 1 है, 2/1। और एक भाई ये समझ आता है? हाँ ठीक है। अब इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये देख ले सलोनी जो तू बोल रही थी उसका उल्टा है। नॉर्मैलिटी होती है वैसे। पढ़ाएंगे वो भी कभी। वो वैसे नंबर ऑफ मोल्स ये को, तेरा सुनेगी। अच्छा वेट, नंबर ऑफ मोल्स को मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम लिखा जा सकता है? यस हाँ जी। ये। अब NaOH की हमें वॉल्यूम दे रखी है 240, और इसकी तो हमें वॉल्यूम भी दे रखी है, और ये दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 9.8। तो सुन लो, इसकी मोलैरिटी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, इसकी मोलैरिटी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना आया? गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास होता है इसका 98, तो ये आया 0.1, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है लीटर्स में? वो भी 0.1, 100 ml 0.1 ही होता है, ठीक है। तो मोलैरिटी ऑफ H2SO4 कितनी आई? 1, 0.1 अपॉन 0.1 1, तो मोलैरिटी ऑफ H2SO4 थी 1, और वॉल्यूम कितनी थी? 0.1। तो यहां से आपके पास मोलैरिटी ऑफ NaOH आई, ठीक है। एक छोटी सी गड़बड़ हुई है यहाँ पे, कि यहाँ पे वॉल्यूम मिलीलीटर्स में पुट हुई हुई है और यहाँ पे लीटर्स में। या तो आप इसको मिलीलीटर्स में कर दो, ऐसे पॉइंट लगा के, सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है, या फिर आप उसको मिलीलीटर में कर देते, एक ही बात थी। तो यहां से आप मोलैरिटी ऑफ NaOH कैलकुलेट कर लोगे, ठीक। ये था पहला क्वेश्चन। ऐसे ही होती है टाइट्रेशन की कैलकुलेशन।